बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफा सुल्तान अब्दुल अजीज अपने काफिले के साथ कहीं जा रहा था कि सुल्तान अब्दुल अजीज के काफिले का गुजर एक गांव से हुआ। वो गांव अपनी नौयत के लिहाज से बहुत अहमियत वाला गांव था, क्योंकि शहर की तरफ जाने वाला मेन और मशहूर रास्ता इस गांव के दरमियान से गुजर कर जाता था। लिहाजा बड़े बड़े ताजरों के काफिले, सुल्तान, वजीर और बड़े बड़े उमरा के काफिले भी इसी गांव से गुजर कर ही जाते थे। सुल्तान जब गांव के दरमियान में पहुंचा तो अचानक सुल्तान की नजर गांव के कोने पर पड़ी, जिसमें एक नौजवान एक लड़की को बुरी तरह मार रहा था। सुल्तान अब्दुल अजीज ने अपने काफिले को रोक दिया और एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो कि आखिर मसला क्या है। सिपाही अपने घोड़े पर सवार इस हजूम वाली जगह पर गया तो देखा कि एक नौजवान एक हसीनो जमील लड़की को बुरी तरह मार रहा है और बाकी गांव के तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। सुल्तान के सिपाही ने गांव वालों से पूछा, ये नौजवान इस लड़की को क्यों मार रहा है और तुम लोग तमाशा क्यों देख रहे हो? तो गांव वालों ने कहा, ए भाई, ये नौजवान बिल्कुल सही कर रहा है। ये लड़की बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। सुल्तान के सिपाही ने पूछा कि आखिर इसने कौन सा गुनाह किया? तो गांव वाले बोले कि ये लड़की बहुत ही लालची और बदकार है और जिस आदमी के पास इसे पता चल जाए कि अच्छा घर, धन, दौलत मौजूद है तो ये मकार औरत उसकी बीवी होने का दावा कर देती है और ये अपने जाल में कई लोगों को फंसा चुकी है। लेकिन जब इसने इस नौजवान ताजर पर इस दावे का इजहार किया तो इसने इसको अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया और इसलिए इसको बुरी तरह पीट रहा है। ये खुद को इस ताजर की बीवी कह रही है, लेकिन हम भी जानते हैं कि ये इसकी बीवी नहीं है। सुल्तान का सिपाही सुल्तान के पास आया और सुल्तान अब्दुल अजीज को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। जब सुल्तान अब्दुल अजीज ने सुना कि एक लड़की एक नामहरम मर्द को बगैर निकाह के अपना शौहर कैसे कह सकती है, सुल्तान अब्दुल अजीज गुस्से की हालत में उस जगह पर गया जहां लोगों का हजूम लगा हुआ था। जब लोगों ने सुल्तान अब्दुल अजीज को देखा तो लोगों ने सोच लिया कि अब गांव वाले सुल्तान के हाथ से नहीं बच सकते। सुल्तान अब्दुल अजीज अपने घोड़े से उतरा तो इतने में सुल्तान के एक सिपाही ने आपके घोड़े की रस्सी पकड़ी। सुल्तान लड़की के करीब गया और पूछा, ए नौजवान, तुम इस लड़की को क्यों मार रहे हो? तो इसने फिर से सुल्तान को वही दास्तान सुनाई जो पहले गांव वाले सुल्तान अब्दुल अजीज के सिपाही को सुना चुके थे। सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसी वक्त हुक्म दिया कि गांव के सरपंच को बुलाकर लाया जाए। जब गांव के सरपंच को बुलाया गया तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने गांव के सरपंच के सामने इस लड़की से पूछा, क्या ये मर्द तुम्हारा शौहर है? तो इस लड़की ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, ये मेरा शौहर है। जबकि इसके शौहर के बयानात इस लड़की के बिल्कुल बरअक्स थे। सुल्तान अब्दुल अजीज ने जब गांव के सरपंच से पूछा तो इसने भी इस नौजवान मर्द के हक में गवाही दी जो इस लड़की को बुरी तरह मार रहा था। सुल्तान अब्दुल अजीज हैरानी के आलम में सोच रहा था कि आखिर इन दोनों में से कौन सच कह रहा है। और फिर सुल्तान अब्दुल अजीज ने गांव के सरपंच को कहा कि तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की को लेकर अपने घर जाओ। ये लड़की आज की रात तुम्हारी मेहमान होगी। सुबह तुम इस लड़की को और इसके शौहर को, यानी कि जिसकी वो लड़की शौहर होने का एतराफ कर रही है, इसको लेकर सुबह मेरी अदालत में हाजिर हो जाना। दरवाजे पर मौजूद संतरी को फला निशानी बताना, वो तुम्हें मेरी अदालत में ले आएगा। सुल्तान अब्दुल अजीज अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। गांव का सरपंच इस लड़की को लेकर अपने घर चला गया। तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट गए। सुबह हुई, सुल्तान अब्दुल अजीज अदालत में तशरीफ ले आए तो चंद ही लम्हों में सिपाही ने आकर अंदर गांव के सरपंच की और इस लड़की और इसके शौहर के अंदर आने की इजाजत चाही। सुल्तान ने इजाजत दे दी। अदालत लग गई। तमाम लोग अदालत में जमा हो गए। इस सरपंच के साथ तमाम गांव के मर्दों खवातीन भी मौजूद थे। लिहाजा सुल्तान ने तमाम लोगों के अंदर आने की इजाजत दे दी, क्योंकि सुल्तान चाहता था कि इस मुकदमे का फैसला तमाम लोगों के सामने हो और जो भी इस मुकदमे का फैसला हो तमाम गांव वालों को पता चल जाए। सुल्तान अब्दुल अजीज अपनी निशस्त पर बैठा हुआ था। सुल्तान अब्दुल अजीज के हुक्म पर इस लड़की को और इस नौजवान ताजर को कटहरे में लाया गया। अब सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस ताजर से पूछा कि बताओ कि तुम इस लड़की को क्यों मार रहे थे? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, जो मैं पहले बता चुका हूं कि मैं एक बहुत बड़ा ताजिर हूं। मेरा कारोबार बड़े बड़े बाजारों में है। लिहाजा आज बाजार में मुझे तिजारत करते हुए इस लड़की ने देख लिया तो इसे पता चल गया कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ। लिहाजा ये मेरा पीछा करते करते आ गई और जब मैं गांव में पहुंचा तो इसने मेरे घर के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे शौहर हो और मुझे अंदर आने की इजाजत दो।
गांव वालों ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि इस आदमी ने दौलत होने की वजह से कहीं निकाह कर रखा हो और गांव वालों को पता ना हो। लेकिन फिर मैंने गांव वालों को यकीन दिलाया कि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई। नौजवान के दलाइल सुनने के बाद सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस लड़की से पूछा, बताओ अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, मैं एक गरीब कुम्हार की बेटी हूँ। ये नौजवान जिस बाजार में तिजारत करता है उसी बाजार में मेरे बाबा की एक छोटी सी दुकान है। एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो मैं इतला देने की खातिर बाजार में अपने बाबा के पास गई। जब मैं बाजार में पहुंची तो इस ताजर की नजर मेरे ऊपर पड़ गई तो इसने मेरे बाप को मुझसे निकाह करने की दावत दी। मेरे बाप ने इसकी दावत को कबूल कर लिया और मेरा निकाह इस नौजवान के साथ कर दिया गया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नौजवान खूबसूरत लड़कियों को अपनी हवस मिटाने के लिए चंद दिनों के लिए निकाह करता है और फिर इनको घर से धक्के देकर निकाल देता है। और मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया। निकाह को हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। इस आदमी ने दिन रात मेरे जिस्म से लुत्फ उठाया। जब भी बाजार से लौटता तो मुझे बिस्तर पर ले जाता। मैंने कई बार इससे कहा कि तुम एक आम शौहर की तरह मेरे साथ सलूक करो। दिन रात हम बिस्तरी करने से मुझे तकलीफ होती है। एक औरत को सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, अपनी जिंदगी में बहुत से काम करने होते हैं। लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं सुनता था और इसी तरह करते करते हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। जब 1.5 माह गुजरे तो अब इसका मेरे से दिल भर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझसे दूर होने लगा। अब दिन की बजाय बात रातों में चली गई और रातों की बजाय हफ्तों में चली गई। और जब 2-3 हफ्ते गुजरे तो अब इसने मुझसे जान छुड़ाने की खातिर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि अब ये मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर चुका था। अब सुल्तान अब्दुल अजीज दोनों के दलाइल सुन चुका था। सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा कि मैं तुम दोनों के दलाइल की बुनियाद पर कोई फैसला नहीं सुना सकता, लिहाजा मुझे गांव के चंद आदमियों के गवाहों की जरूरत पड़ेगी और इन गवाहों के बयानात के बाद ही मैं किसी मुकदमे का फैसला कर पाऊंगा। अब सुल्तान अब्दुल अजीज ने गांव के चंद बुजुर्ग आदमियों को कटहरे में बुलाने का हुक्म दिया। जब इनको कटहरे में लाया गया तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने इनसे पूछा कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इन तमाम गांव के बुजुर्गों ने इस नौजवान के हक में बयानात दिए और इस औरत के खिलाफ जहर उगलने लगे। सुल्तान अब्दुल अजीज बड़ा हैरान हुआ। जब मैं इस मर्द के दलाइल सुनता हूँ तो ये सच्चा लगता है और जब इस औरत के दलाइल सुनता हूँ तो ये मजलूम लगती है। लेकिन सुल्तान का दिल कह रहा था कि ये लड़की सच कह रही है, क्योंकि चेहरे से ही वो नौजवान ताजर बद किरदार लग रहा था। गवाहों के बयानात के बाद अब सुल्तान का इस नौजवान के हक में फैसला देने के अलावा और कोई चारा ना रहा। सुल्तान अब्दुल अजीज परेशानी के आलम में सोच रहा था कि अचानक सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस औरत को कहा कि अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूं तुमने इसका ठीक ठीक जवाब देना है। इस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, आपने जो पूछना है आप पूछ ले। सुल्तान अब्दुल अजीज ने कहा, अगर तुम कहती हो कि तुम इस आदमी की बीवी हो और तुमने इसके साथ 2 माह गुजारे हैं तो तुम्हें इसके घर के बारे में हर बात का पता होगा। इसने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, मुझे इसकी हर घर की बात का पता है। फिर सुल्तान ने कहा, क्या इस आदमी ने घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं? तो इस औरत ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, मेरे शौहर ने अपने घर में एक घोड़ों का अस्तबल बनाया हुआ है और इसके साथ साथ मेरे शौहर ने अपनी पसंद का एक कुत्ता पाला हुआ है जो कि ये मिस्र के एक बहुत बड़े ताजर से खरीद कर लाया था। इसने इस कुत्ते की देखभाल के लिए पहले तो नौकर रखे हुए थे। जब मेरी शादी हो गई तो मैं ही इस कुत्ते की देखभाल करती हूँ। जब सुल्तान अब्दुल अजीज ने इस औरत की ये बात सुनी तो सुल्तान अब्दुल अजीज तमाम दरबारियों से मुखातिब हुआ और कहा कि तमाम गवाहों के बयानात और इन दोनों के दलाइल सुनने के बाद मैं इस मुकदमे का फैसला इस ताजर के घर में सुनाऊंगा। फिर सुल्तान ने इस लड़की को कहा कि आज रात तुम हमारे मेहमान खाने में ठहरोगी, कल सुबह इस ताजर के घर में इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा। फिर अब्दुल अजीज ने इस नौजवान ताजर को कहा कि कल सुल्तान अब्दुल अजीज तेरा मेहमान होगा। ये बात सुनकर तमाम लोग हैरान परेशान हो गए कि सुल्तान अब्दुल अजीज ने मुकदमे का फैसला अदालत में सुनाने की बजाय इस नौजवान ताजर के घर में सुनाने का क्यों हुक्म दिया। तमाम लोग अपने दिलों में अजीब सी कैफियत लिए वहां से रुखसत हो गए। सुल्तान अब्दुल अजीज जब अगली सुबह हुई तो इस लड़की को लेकर उस गांव में पहुंच गया। सुल्तान के इस्तकबाल के लिए तमाम गांव वाले मौजूद थे। अब सुल्तान अब्दुल अजीज को इस नौजवान ताजर ने अपने घर में कदम रखने की दावत दी तो सुल्तान अब्दुल अजीज ने कदम रखते हुए अपना कदम पीछे कर लिया
اور اس لڑکی کو کہا کہ پہلے تم اس گھر میں اپنا قدم رکھو۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کیا کرنے جا رہا ہے۔ جیسے اس لڑکی نے اس گھر میں قدم رکھا تب سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر تاجر کے گھر میں نوکر کو حکم دو کہ اس کے کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ سلطان کا سپاہی گیا اور تاجر کے نوکر کو حکم دیا کہ سلطان کے حکم کے مطابق کتے کو آزاد کر دیا جائے۔ کتے کے ڈر سے سارے گاؤں والے پیچھے ہٹ گئے۔ جیسے ہی اس تاجر کے سپاہی نے کتے کو آزاد کیا تو کتا فوراً اس لڑکی کو جو کہ اس کی بیوی ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس کے پیروں کو چومنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار کیا۔ پھر تمام لوگ اور سلطان عبدالعزیز اس لڑکی کو لیے اس نوجوان تاجر کے گھر میں چلا گیا۔ اب سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر سلطان اپنا کیا فیصلہ سنائے گا۔ چند لمحوں کے بعد سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ لڑکی حقیقی بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں نکاح کیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان تاجر کہنے لگا سلطان معظم، جیسا کہ عدالت میں تمام گاؤں والوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں اور نہ ہی اس لڑکی کے پاس نکاح کا کوئی گواہ موجود ہے اور نہ ہی وہ قاضی جس نے اس کا نکاح کرایا، تو سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ دنیا کی ایک چیز ہے جس سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی خریدا جا سکتا ہے، لیکن وفا کبھی نہیں خریدی جا سکتی جو اس کتے نے دکھائی ہے۔ جب سلطان نے یہ بات کہی تو سب لوگ حیرانی کے عالم میں سلطان کو دیکھنے لگے۔ پھر سلطان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سب گاؤں والوں کو خرید رکھا ہے، اس لیے انہوں نے تیرے حق میں گواہی دی، لہٰذا یہ عورت تیری ہی بیوی ہے اور اس بات کا تم اپنی زبان سے اعتراف کر لو ورنہ مجھے اعتراف کرانا آتا ہے۔ سلطان کے الفاظ سن کر وہ نوجوان سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا سلطان معظم، بے شک یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا، لیکن حضور میری ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر آپ کو کیسے پتا چلا کہ تمام گاؤں والے جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے لیکن وفا خریدی نہیں جا سکتی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے گھر میں قدم رکھا تو اس کتے نے اس کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے، کیونکہ جب یہ گھر میں ہوتی تھی اس کو کھانا ڈالتی تھی، اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اگر یہ تیری بیوی نہ ہوتی تو یہ اتنی بڑی نسل کا کتا گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک انجان عورت کو کبھی اس طرح پیار نہ کرتا، اس کے قدموں کو نہ چاٹتا۔ جب میں نے اس عورت کے ساتھ اس کتے کے پیار کو دیکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ واقعی تمہاری بیوی ہے اور اسی گھر میں رہتی ہے۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ انسانوں سے تو بہتر وہ کتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، چند سکوں کی خاطر بکتے نہیں۔ جب سلطان نے بات کہی تو تمام گاؤں والے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سلطان عبدالعزیز نے کہا کہ اے گاؤں والو، تمہاری اوقات تو اس کتے سے بھی کم ہے۔ میری نظر میں یہ کتا تم سب سے قیمتی ہے، تم سب کسی کچرے سے کم نہیں۔ تم نے چند سکوں کی خاطر ایک مظلوم عورت پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا لیکن تمہارا ضمیر نہیں جاگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب کچھ چھپایا جا سکتا ہے لیکن کبھی ظلم کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس لیے اس نوجوان نے جو اس عورت پر ظلم کیا وہ اس سے چھپایا نہ گیا، حتیٰ کہ تم سب لوگوں نے اس گناہ میں اس کا ساتھ دیا، لیکن پھر بھی مجھے اس کتے کی مدد سے پتا چل گیا کہ یہ عورت واقع میں سچ بول رہی ہے اور یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان کو کہا کہ اے نوجوان، آپ بتاؤ تجھے کیا سزا دینی چاہیے؟ تو نوجوان تاجر نے کہا سلطان معظم، آپ میرے لیے جو بھی سزا کا تعین کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب صورتحال دیکھتے ہوئے وہ لڑکی رونے لگی اور کہا سلطان معظم، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے شوہر کو کوئی سزا نہ دیں۔ جب اس لڑکی نے یہ بات کہی تو اس کا شوہر بھی رونے لگا اور گڑ گڑا کر اپنی بیوی سے معافی مانگنے لگا کہ میں نے تمہیں کتنا ذلیل و رسوا کیا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر سلطان عبدالعزیز نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کل وہی ظلم چلتا چلتا تمہارے خود کے گھروں پر آ جائے گا۔ اور پھر سلطان عبدالعزیز نے اس نوجوان تاجر کو معاف کر دیا اور ان دونوں کو خوشی خوشی چھوڑ کر دوبارہ اپنے محل کی طرف لوٹ گیا۔ اور جاتے ہوئے سلطان عبدالعزیز نے کہا تھا کہ یہ بات تاریخ میں ضرور لکھی جائے گی کہ ایک عورت کا گھر کتے کی وفاداری کی وجہ سے بچ گیا۔
آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔